हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। देखिए, आज हम फिर शुरू करेंगे बाल मनोविज्ञान की प्रैक्टिस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है या चिंतन है? युयुत्सा, जिसको कॉम्बैट भी कहते हैं, कॉम्बैट। ठीक है, तो युयुत्सा क्या होता है? युयुत्सा जो है एक तरह की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? शारीरिक तत्व है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, आर्थिक तत्व है या वंशानुगत तत्व है। तो बालकों के जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो कौन से तत्व होते हैं, बताइएगा सब। देखिए, ऑप्शन देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर वो होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। मतलब बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो जो एक प्रमुख नियम है शारीरिक विकास का वो है द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? बताइएगा आप सभी लोग, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? मेरेडिथ का है, हरलॉक का है, गैसेल का है या फिर डगलस और हॉलैंड का है? बताइए किसका है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा सही? ये जो डेफिनेशन है वो है हरलॉक की डेफिनेशन कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, हरलॉक के अनुसार। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? पंचपद। ठीक है, पंचपद प्रणाली किसने प्रतिपादित की है? किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने या ब्लूम ने? ठीक है, बताइए पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है वो किसने प्रतिपादित की है? वो की है हर्बर्ट ने। ठीक है, पंचपद प्रणाली का जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने,
जुंग ने, क्रेशमर ने या स्प्रेंजर ने? बताइए किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा जो की है वो की है कैनन ने। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? डी हान का है, ड्रेवहल का है, कोल एवं बिरूस का है, यह किरो एवं किरो का है? बताइए किसका हो जाएगा? तो ये जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? वो दी है किरो एवं किरो ने। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है कैसे? अनुकरण प्रवरण के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, या जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, या व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप? तो स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? देखिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए स्किनर के अनुसार जो बच्चों में भाषा का विकास होता है वो होता है अनुकरण एवं प्रवलन के फलस्वरूप। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसने किया है? मूल प्रवृत्तियों को जो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है वो किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने या वुडवर्थ ने? बताइए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मतलब मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार बताए हैं मैकडूगल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? मन का है, रोस का है, डम्बिल का है या मैकडूगल का है? बताइए किसका है? किसका है ये जो कथन है? देखिए अच्छे से देख लीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो इसमें सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है डम्बिल का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? सुजनन शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? देखिए रॉस, गाल्टन, किरो एवं किरो या वुडवर्थ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन टैट सुपर टैट में बनती हैं। हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस लेकर आते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सुजनन शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? रोस माने जाते हैं, गाल्टन माने जाते हैं, किरो एवं किरो माने जाते हैं या फिर वुडवर्थ माने जाते हैं? पता भी होगा आप लोगों को अच्छे से इसका आंसर। देखिए सुजनन शास्त्र के जो पिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता माना जाता है। ठीक है, और सुजनन शास्त्र या सृजनन विज्ञान जो होता है वो व्यावहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से जो भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। क्लियर? आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु, ठीक है, किसने किया? डॉक्टर एस जलोटा ने। कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण
या अशाब्दी बुद्धि परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण? बताइए, ये क्या था इन्होंने 1964 में, ठीक है, 1964 में इन्होंने एक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था डॉक्टर एस जलोटा ने। कितने साल से कितने साल तक के बालकों के लिए किया था? 12 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था, ठीक है। और इन्होंने डॉक्टर एस जलोटा ने बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया था। क्लियर? देखो इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था। कितने वर्ष के बालकों के लिए किया था? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए किया था। और किस सन में किया था? 1964 में किया था। प्लस किस चीज को मापने के लिए परीक्षण होता है? बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण होता है। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए हैं? आपके 4-5 क्वेश्चन इससे बन चुके हैं। क्लियर हो गया होगा सबको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक सिद्धांत बर्नन ने क्या है, स्पीयरमैन ने क्या है, थॉर्नडाइक ने क्या है, या स्टर्न ने क्या है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा इसका। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो क्या है? बताइए किसने किया? स्पीयरमैन ने क्या है, ठीक है, स्पीयरमैन। याद कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कोहलर एवं गैस्टोल्ट। बताइए क्या कहलाएगा? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का, देखिए टेट या सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो, आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं सिद्धांत को लेकर, ठीक है। और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है। बताइएगा किसने इसका प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने किया है, पावलोव ने किया है, कोहलर ने किया है, या गैस्टोल्ट ने किया है? तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कब किया था? 1898 में। 1898 में इन्होंने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने, 1898। क्लियर? बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? 90 से 109 तक, 80 से 89 तक, 70 से 79 तक, या 110 से 114 तक। बताइए औसत बुद्धि वाले बालक, ठीक है। औसत बुद्धि वाले बालक जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो क्या होता है? बताइएगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 109, ठीक है। 90 से 109 जो होती है वो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। 80 से 89 जो होता है ये मंद बुद्धि में आते हैं, ठीक है। 70 से 79 तक जो होता है वो निर्बल बुद्धि में आते हैं, निर्बल। और 110 से 114 तक जो होता है वो होता है उत्कृष्ट बुद्धि में, ठीक है, वो होते हैं उत्कृष्ट बुद्धि में। तो जो एवरेज बुद्धि वाले जो बालक होते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि स्तर जो होता है वो होता है 90 से 109। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान के प्रतिपादक है? तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन है?
वर्नन है, थॉर्नडाइक है, कैटल है, ये स्किनर है। बताइएगा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि। देखिए इसके क्या होंगे, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है, वो कैटल में है, वो सॉरी कैटल है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? हैगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने, या स्किनर ने। देखिए अच्छे से पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन को, उसके ऑप्शन ठीक से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्किनर। ठीक है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट, बताइएगा ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, परीक्षण निर्माण का, एंड परीक्षण अंकन का। तो ब्लूप्रिंट जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है? वो है परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए ब्लूप्रिंट में परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी मतलब चार्ट है एक तरह का ये। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रश्न को जो है का स्थान दिखाती है जिसका वह परीक्षण निर्माण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, या अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर किससे संबंधित है बताइएगा? व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, या अधिगम के सिद्धांत से। पढ़िएगा आप लोग अच्छे से, देखिएगा एक एक ऑप्शन को पढ़िए और फिर बताइए। कोहलर जो है वो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ठीक है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए, अनुप्रयोग के लिए, समझ के लिए, या समस्या समाधान के लिए। देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? एमपीपीआई, बताइए एमपीपीआई किसका है? संप्राप्ति का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का, और सृजनात्मकता का। ठीक है, देखिए एमपीपीआई किसके द्वारा, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग अच्छे से, उसके बाद आंसर दीजिएगा। आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। आंसर क्या होगा इसका एमपीपीआई का? कि एमपीपीआई का परीक्षण निम्न में से किसके मापन में किया जाता है?
बताइए। देखिए इसका जो है, इसमें आयोग ने जो है, इसका आंसर वैसे तो बनता है व्यक्तित्व के मापन से, ठीक है। एमपीपीआई का जो मापन परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तित्व के लिए, लेकिन इसका जो एक मापन किया जाता है वो एक ये साइकोमेट्रिक परीक्षण है जो मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा भी रोगियों के लिए भी दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन पर जो आयोग ने इसका आंसर सबके लिए समान दिया था, ठीक है, सबको एक जैसा आंसर इसमें दे दिया था कि वैसे जो एमपीपीआई परीक्षण किया जाता है वो व्यक्तित्व के लिए ही किया जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? क्या आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्माण? बताइए आप लोग। परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्माण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो होती है अभिप्रेरणा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। मतलब किसने कुत्ते पर जो था विषय बनाया था? कुत्ते को अपने सिद्धांत में किसने कुत्ते को विषय बनाया था? बताइए किसने बनाया था? वो थे हमारे पावलोव जी। पावलोव ने जो था कुत्ते को विषय बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रतिभा निम्न में किसके घटक हैं? व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के, बुद्धि के या अभिप्रेरणा के? बताइए किसके घटक हैं? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रतिभा, ये जो घटक हैं ये हैं सृजनात्मकता के घटक, ठीक है, क्रिएटिविटी के घटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोहलर तथा कोफा के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफा के अनुसार सीखना क्या होता है? अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा? बताइए। इन दोनों के अनुसार सीखना क्या होता है? सूझ द्वारा सीखना होता है, ठीक है। कोहलर तथा कोफा के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। और सूझ का आशय क्या होता है? अचानक किसी समस्या का हल निकलने से जो है सूझ का आशय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? नोवाक, वाइगोत्स्की, पियाजे या ग्लासेरफेल्ड? बताइए कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक थे वो थे वाइगोत्स्की। क्लियर। वाइगोत्स्की कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? देखिए संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो विकास की जो विशेषता नहीं है वो है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। क्लियर। संचयी होना भी है, दिशात्मक होना भी है, विशिष्ट होना भी है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना जो है वो विकास की विशेषता नहीं है। क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हरलॉक है, गाल्टन है, वुडवर्थ है या रॉस है? बताइए। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है गाल्टन, ठीक है। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है। ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हो गए हैं। हम ऐसे ही डेली प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं सीडीपी की। और जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। सारे सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलती हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, जीके सब मिलता है आपको यहाँ से। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।